नमस्कार साथी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो यहाँ पर आप लोग को पता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर बिहार एसएससी का क्वेश्चन करते हैं। जो सेट प्रैक्टिस सेट हमारा है बहुत सारे प्रकाशन का, तो सभी प्रकाशन का हम लोग लेकर उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और सोल्व करने में सिर्फ हम लोग 75 जीके जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है इसमें 75 मैथ है, वो रहता है हमारा मैथ और रीजनिंग रहता है। तो मैथ और रीजनिंग जो हमारा 75 क्वेश्चन रहता है उसे अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो हो सकता है वो 2-3 घंटा लग जाए बताने में। तो उसे स्किप करके आप लोग को वहाँ पर पीडीएफ दे देता हूँ, उसमें आप लोग को मैथ रीजनिंग भी रहता है। तो पीडीएफ से आप लोग मैथ रीजनिंग भी कवर कर लिया कीजिए, लेकिन यहाँ पर आप लोग जीके जीएस आप लोग को बताता हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से जीके जीएस कवर कर सके। और जीके जीएस के माध्यम से यहाँ पर आपको जो भी एक्स्ट्रा मिलता है इस क्वेश्चन के माध्यम से, वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पर देने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि इसमें टोटल आप लोग का जो 25 रहता है, 25 साइंस का क्वेश्चन रहेगा और 50 जो हमारा रहता है वो जीके रहता है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम लोग साइंस पोर्शन से ही शुरू कर रहे हैं। साइंस का 25 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर 50 क्वेश्चन जीके का कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं साइंस का। तो जैसे हमारा यहाँ पर 126 नंबर से आज के जो सेट है इसमें स्टार्ट हुआ है 26 नंबर से, क्या 126 नंबर से इसमें जीके का जो हमारा साइंस पोर्शन है वो स्टार्ट हुआ है। तो साइंस हमारा यहाँ पर 126 नंबर प्रश्न है साइंस का कि वाहित मल ताल, यहाँ पर तल ताल मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इस ताल को तालाब पढ़िएगा, तालाब होगा यहाँ पर, ताल नहीं होगा तालाब होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये आका नहीं होता है। तो तालाब में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाहित मल तालाब के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाया जाए, किस प्रकार के वृक्ष लगाया जाना चाहिए ये बताना है। पर 4 ऑप्शन हमारा है, सागौन हो गया, सिल्वर ओक हो गया, पोंगमिया हो गया और यूकेलिप्टस हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वाहित मल तालाब के किनारे अगर किसी वृक्ष को लगाना है तो उसको हम लगाएंगे यूकेलिप्टस, क्योंकि आप लोग को पता है यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है उसको पानी का जरूरी होता है, इसलिए यूकेलिप्टस के पौधे को हम लोग तालाब के किनारे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन के अनुसार वो जो ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस का वृक्ष लगाए जाते हैं कहाँ पर, वाहित मल तालाब के किनारे पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 127। तो यहाँ पर 127 में प्रश्न है कि टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाले वैक्सीन या टीका का नाम बताइए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये है बीसीजी का टीका, बी है मौखिक ड्रॉप, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा डीपीटी का टीका। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है टीएबी का टीका। तो यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं बीसीजी का टीका। तो बीसीजी टीका जो है वो टीबी के लिए दिया जाता है, किसके लिए, टीबी के लिए बीसीजी का टीका। और डीपीटी का टीका आप लोग याद रखिएगा, डीपीटी में 3 बीमारी में इसका टीका दिया जाता है डीपीटी। इसका जो फुल फॉर्म होता है डीपीटी का वो होता है, याद रखिएगा, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। तो इसी के लिए यहाँ पर दिया जाता है, ये डिप्थेरिया हो गया, टेटनस हो गया, और पर्ट्यूसिस मतलब होता है कुकुर खांसी। तो इसी के लिए ये डीपीटी का टीका दिया जाता है। और हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा टीएबी का टीका, तो टीएबी का टीका जो दिया जाता है वो टाइफाइड के लिए दिया जाता है, मतलब टाइफाइड की रोकथाम के लिए टीएबी का टीका दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीएबी का टीका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 128। और प्रश्न संख्या 128 में कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक क्या करता है। तो याद रखिएगा, एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का काम है कि वो कार्बनिक पदार्थ को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करना ही एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 129 है। और प्रश्न संख्या 129 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं, इनमें से कौन सा है जो वो संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा है राष्ट्रीय उद्यान, बी है अभ्यारण्य, सी है चिड़ियाघर, एंड ऑप्शन नंबर डी है जैव मंडल नीचे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिड़ियाघर जो वो संरक्षित क्षेत्र नहीं है। बाकी बात राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल नीचे हो गया, ये सभी हमारा संरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 130 है कि ऑर्थोपोडा का अर्थ क्या होता है। तो ऑर्थोपोडा आप लोग को पता है कि क्या है, ये सबसे बड़ा जो हमारा ये होता है संघ होता है वो ऑर्थोपोडा ही होता है। और हमारा यहाँ पर देखें ऑप्शन के अनुसार ये ऑर्थोपोडा का अर्थ होता है संधित पैर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संधित पैर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 131
प्रश्न संख्या 131 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है वह कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा चार ऑप्शन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनालिन और थायरोक्सिन। तो याद रखिएगा, पुरुषों में जो गौण लैंगिक लक्षण का विकास करता है वो हमारा विकास को नियंत्रित करता है वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये एकमात्र हार्मोन है जो कि पुरुषों में पाया जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ये क्या है, ये स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। थायरोक्सिन हार्मोन आप लोग को पता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा बीमारी होता है आप लोग को पता है, घेंघार रोग जो होता है वो थायरोक्सिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132 और प्रश्न संख्या 132 हमारा कि आयोडीन हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा होता है। तो आयोडीन जो है वो हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण घटक जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। तो कौन से ग्रंथि के द्वारा आयोडीन हार्मोन, आयोडीन एक बीमारी है और वो किसके द्वारा होता है ये बताना है, किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पर चार ऑप्शन, अवटु ग्रंथि हो गया, अधिवृक्क ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो याद रखेगा, अवटु ग्रंथि जो हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अवटु ग्रंथि का ही नाम है। और ये आप लोग याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि जो हमारा है ये हमारा क्या है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि जो हमारा है वो आंतरिक में अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा आंतरिक ग्रंथि पूछा जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा, तो हो जाएगा अवटु ग्रंथि। ठीक है, थायरॉक्सिन ग्रंथि इसको बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा है। और आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक जो इसके द्वारा उत्पादित होता है, ये अवटु ग्रंथि के द्वारा ही उत्पादन होता है, किसका, आयोडीन हार्मोन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 132 का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 133 और प्रश्न संख्या 133 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जब वो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर हमारा चार ऑप्शन, कैगा शक्ति संयंत्र, तारापुर शक्ति संयंत्र, कल्पक्कम शक्ति संयंत्र और काकरापार शक्ति संयंत्र। तो याद रखिए आप लोग, कैगा शक्ति संयंत्र जो है हमारा ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में। कैगा वाला हो गया हमारा कर्नाटक में। फिर यहाँ पर तारापुर का बात करें, तारापुर वाला हमारा हो गया महाराष्ट्र में। और जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है, कल्पक्कम शक्ति संयंत्र, ये हमारा कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है काकरापार। तो काकरापार जो हमारा शक्ति संयंत्र है ये गुजरात में है। और आप लोग याद रखें, कल्पक्कम तो एक हो गया, और एक कुडनकुलम, कुडनकुलम भी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में ही स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न के 134, प्रश्न के 134 में आप लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो हमारा कार्बन, जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो वह इथेन प्रदान करता है। तो यह यौगिक क्या है, तो यौगिक ये क्या है, याद रखिए एक अल्कोहल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 135 है कि वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो क्या होता है। तो याद रखिए ऑप्शन के अनुसार देखें, तारामंडल में अपना प्रकाश होता है, श्वेत भवन में अपना प्रकाश होता है, तारे में अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह में क्या होता है, ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 136 है कि किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती थी, किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा ट्रेकिड है, बी है चालनी नलियां, सी है वाहिकाएं और ऑप्शन नंबर डी हमारा है सहचर कोशिकाएं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा सहचर कोशिकाएं हैं इसमें छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहचर कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 137 है कि हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रजनन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिरक्षी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी है अध्यावरणीय तंत्र। तो आप लोग बता दो, हमारे शरीर का जो तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है वो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिरक्षी तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 138 है कि वसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, वसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम जो है वो वसीय उत्तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा वसीय उत्तक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज। क्या बोलते हैं, एडिपोज। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 139 है कि ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है कि केवल विकारित सब्जियां एवं सब्जियों के छिलके, ऑप्शन नंबर बी है केवल पशुओं का गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस,
और पटसन, प्रयुक्त चाय की पत्तियों, ये सब है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है कि केवल घरेलू कूड़ा, मूत्र, कृषि अवशेष, तो यहाँ पर सभी जो हमारा है वो ठोस अपशिष्टों से मतलब रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न के 140 है कि प्रश्न 140 में हम लोग पूछा जा रहा है कि मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती क्योंकि वे निम्न होते थे। मंदिर की घंटियां धातुओं से इसलिए बनी होती क्योंकि वह ध्वनिक होता है, अर्थात ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न कारण होने के कारण ही ये क्या करते हैं हम लोग इसका प्रयोग मंदिरों में घंटी के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न पे प्रश्न का 131 है कि किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है। लड़कों से संबंधित कौन सा नहीं है। मूंछ का आना लड़कों से संबंधित है, हमारा चौड़े कंधे होना यह भी लड़कों से संबंधित है, और हमारा ऊंचाई में वृद्धि ये सभी लड़कों में भी होती है, और अनिमेष स्वर की बात करती है लड़कों से संबंधित नहीं बल्कि लड़कियों से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अनिमेष स्वर। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न का 142 हमारा यहाँ पर कि निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित कोशिका के लिए लागू नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पर है वे एकल केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वे वैकल्पिक हल्के और गहरे पट्टे दिखाती है। वे आमतौर पर अस्थियों से संलग्न होती है। ऑप्शन नंबर डी है वे लंबे बेलनाकार और शाखित होती है। तो ये हमारा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, डी और बी देख रहे हैं ये सभी जो है वो लागू होता है रेखित पेशी पर, लेकिन बात करें हम लोग एकल केंद्र का तो ये लागू नहीं होता है, क्योंकि आप लोग को बता दूं कि जो हमारा रेखित पेशी होता है वो बहुसंकेंद्रक होता है। क्या होता है, बहुसंकेंद्रक होता है, ना कि एकल केंद्रक होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर ये मिस्टेक दिया हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न का 143 हमारा है कि फर्न पर्णकों के नीचे तरफ दिखने वाले काले बिंदु जैसी संरचनाएं होती है। तो वो जो संरचनाएं होती है उसे हम लोग सोरी बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सोरी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न के 144 हमारा कि द्रुतगामी बीज डैश में पाए जाते हैं। तो याद रखिए द्रुतगामी बीज जो पाए जाते हैं वो ड्रमस्टिक में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ड्रमस्टिक। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न के 145 हमारा है कि हिमालय के जंगल विशेष रूप से गढ़वाल जो हमारा गढ़वाल के जंगल पिछले कुछ ग्रीष्मकाल से नियमित रूप से जल रहे हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र के वनस्पति आवरण का भारी नुकसान हुआ है। जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण हो सकते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग जंगल का जो आग है वो तेजी से जलने का क्या कारण हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है कि केवल मजबूत हवाओं द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल उच्च तापमान, और ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल दीर्घकालीन अनावृष्टि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो सभी के कारण जो हमारा भारी नुकसान है वनस्पति आवरण में। अगला प्रश्न 146 है। तो 46 नंबर प्रश्न हमारा है कि जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। तो जो धनात्मक सिरे पर बुलबुले बनते हैं वो ऑक्सीजन गैस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न 147 नंबर प्रश्न हमारा कि प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा रात्रि में, बी है दिन और रात्रि दोनों में, सी है दिन अथवा रात्रि में, ऑप्शन नंबर डी है केवल दिन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, केवल दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्रकाश का उपस्थिति में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न 148 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त होता है, और बनता क्या है, तो बनता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न 149 हमारा यहाँ पर है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। याद रखिएगा जीव विकास को, जो हमारा जीव विकास है इसको सर्वप्रथम जो समझाया गया था वो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा है न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन और लामार्क। तो याद रखिएगा जो हमारा जैव विकास है इसको सर्वप्रथम समझाया गया था लामार्क के द्वारा। किसके द्वारा, लामार्क के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लामार्क। नेक्स्ट प्रश्न आप अपना है 150 में प्रश्न की प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो याद रखिएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण किया गया था वो खुराना के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खुराना। तो यहाँ पर हम लोग जो है टोटल 25 क्वेश्चन साइंस पोर्शन का कर लिए हैं। अब हम लोग जाते हैं जीके का 50 क्वेश्चन करने। तो यहाँ पर 126 से 150 तक तो जो था हमारा वो साइंस का क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं जीके के इधर, और जीके प्रश्न जो हमारा स्टार्ट हुआ इस सेट में वो 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट हुआ है।
तो हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि डैश साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता को स्वर्ण युग कहा जाता था। याद रखिएगा, जो हमारा गुप्त का शासन काल था, गुप्त काल जो है उसी को हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त काल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 हमारा है कि प्रश्न संख्या 53 है कि किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में जो शामिल होता है वो क्या शामिल होता है? याद रखिएगा, वो होता है जैविक और अजैविक घटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक जो है वो शामिल होता है कृषि पारिस्थितिकी के निर्माण में। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर प्रश्न संख्या 54 है। प्रश्न संख्या 54 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? तो याद रखिए, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल जो काल था, हमारा समय था, वो 9वीं शताब्दी ईस्वी सन था। 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 55 है कि आगा खां महल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, आगा खां महल जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? आप लोग याद रखिएगा, आगा खां महल जो स्थित है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगा खां महल कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 56 नंबर प्रश्न है कि छीमीदार या फलीदार पौधे डैश की उपस्थिति से मिट्टी को पूर्ति करते हैं। तो याद रखिए, जो हमारा छीमीदार या फलीदार पौधे वो राइजोबियम की उपस्थिति से ही मिट्टी का पूर्ति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, राइजोबियम। तो यहाँ पर जेके जिसमें भी कुछ साइंस का क्वेश्चन घुसा दिया है, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। साइंस का क्वेश्चन ही ज़्यादा इसमें है। और हमारा यहाँ पर 57 प्रश्न है कि मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कि मत्तनचेरी पैलेस जो हमारा स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। मत्तनचेरी पैलेस जो हमारा है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 58 प्रश्न हमारा यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 ईस्वी में हुआ था। और एक्ट कौन सा था? तो याद रखिएगा, एक्ट था 1934 का। और बात करें हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना 1935 में हो गया, और राष्ट्रीयकरण जिसका किया गया था वो कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 ईस्वी में हुआ। और इसका स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ है। और बात करें हम लोग यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का जो पहला भारतीय क्या कहते हैं, तो याद रखिए आरबीआई का जो पहला भारतीय गवर्नर था वो कौन थे? याद रखिएगा, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो हमारा है वो पहला भारतीय गवर्नर था आरबीआई का। अगर पूछा जाए ऐसे बिना भारतीय वाला पूछा जाए कि भारत जो हमारा आरबीआई है उसका पहला गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन भारतीय पूछा जाएगा तब सीडी देशमुख हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 59 हमारा कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो हमारा गरीबी रेखा को नापने के लिए एक निर्वाह कारक है भारत में वो है हमारा शिक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 60 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो याद रखिएगा, जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो चूना पत्थर हमारा कायांतरित चट्टान ना होकर ये हमारा एक परतदार चट्टान जिसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं वही है। तो चूना पत्थर हमारा अवसादी चट्टान है, ना कि कायांतरित चट्टान है। उसके बाद हमारा स्लेट हो गया, नीस हो गया, संगमरमर हो गया, ये सभी हमारा रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाटों का जो प्रमुख अंतराल है वो पालघाट में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पालघाट। अगला प्रश्न आ जाता है अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 हमारा घुमरा घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, घुमरा लोक नृत्य जो हमारा इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। और पंजाब का कुछ नृत्य आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि हमारा हो गया गिद्धा, हो गया भांगड़ा, हो गया, ये सभी पंजाब का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का अगर बात करें हम लोग, जो हमारे तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? याद रखिए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का हो गया। और केरल का याद रखिएगा, केरल का हमारा है जैसे मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम केरल का है। और एक हमारा कथकली है, ये भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है।
अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 63 है कि चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन जो भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 64 हमारा है कि विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है। तो याद रखिए, विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बेकाल झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बेकाल झील। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 65 है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस्ट हैप्पीनेस का पुस्तक का जो लेखक है वो अरुंधति राय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुंधति राय। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 66 हमारा है कि किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होता है। क्योंकि जो साबुन की प्रकृति होता है वो क्षारकीय होता है, उसी कारण जो हमारा ये होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षारकीय। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या हमारा 67 आ जाता है। प्रश्न संख्या 67 की बात करें यहाँ पर, तो हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि ब्रिटिश शासकों ने, जो हमारा ब्रिटिश शासक है, भारत ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था। ब्रिटिश शासकों होती है 200 वर्षों तक लगभग शासन किया था ब्रिटिश शासकों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 200 वर्ष। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 68 है कि एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसे हम लोग धर्मनिरपेक्षवादी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 69 है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1965 के समय जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस टाइम जो नेतृत्व कर रहे थे भारत का प्रधानमंत्री के रूप में वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। और फिर जो 1971 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे, वही नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद एक बार 1999 में कारगिल युद्ध हुआ है, तो 1999 में कारगिल युद्ध के समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे कौन सा। तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 प्रश्न बन गया। 1965 में हो गया लाल बहादुर शास्त्री, 1971 में हो गया हमारा इंदिरा गांधी जी, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 70 है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखिए पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में यह हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक परिवर्तन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो हमारा सोनल मानसी जो हमारा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 72 है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया। तो आप लोग को बता दूं कि जीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए जीएसटी जो लागू हुआ है भारत में वो कब हुआ। याद रखिएगा जीएसटी लागू हुआ है कब, तो 1 जुलाई 1917 ईस्वी में लागू हुआ, 2017 ईस्वी में लागू हुआ है जीएसटी। कब, 1 जुलाई 2017 ईस्वी। और आप लोग को बता दूं यहाँ पर जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी जो हमारा है इसका सबसे पहले सुझाव जो दिया गया था वो 2002 ईस्वी में ही जो हमारा विजय केलकर समिति था उसने दे दिया था। तो 2002 ईस्वी में ही इसका सुझाव जो किसके द्वारा दिया गया था, विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी का सुझाव दिया गया था। लेकिन लागू का हुआ तो याद रखिए लागू हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत क्या बन गया, भारत एक समान बाजार बन गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 73 है कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली। याद रखें मटकी जो हमारा है वो मध्य प्रदेश का नृत्य शैली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न पर 74 है कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है पाश्चुरीकरण का क्रिया का प्रयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा पाश्चुरीकरण। और अगला प्रश्न पर है कि रेल बजट जो हमारा किस प्रकार का बजट है। याद रखें रेल बजट जो हमारा एक केंद्रीय बजट का भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें राज्य बजट का कोई हिस्सा नहीं है, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है। इस केंद्र सरकार का इस पर जो है वो क्या है, केंद्र सरकार के अंदर ही रेल बजट हमारा आता है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर केंद्रीय बजट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 76 हमारा है कि प्रश्न संख्या 76 हमारा यहाँ पर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें डैश सेटिंग हमें
पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देता है। तो ये टैब करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टैब। तो 76 नंबर तक प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग 52 नंबर प्रश्न पढ़े थे कि जो हमारा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री है वो कौन, अभी भीमराव अम्बेडकर पढ़े थे। और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, आशा फली जी। याद रखिएगा, जो हमारा अरुणा नहीं, आशा फली जो हमारा है ये पहला रेल मंत्री था। जो हमारा स्वतंत्र भारत के समय पहला रेल मंत्री बने थे वो आशा फली बने थे। लेकिन अगर पूछा जाए लियाकत अली, तो लियाकत अली जो है वो पहला वित्त मंत्री बना था। स्वतंत्र भारत के पहला वित्त मंत्री कौन हो गया, तो याद रखिएगा जो हमारा लियाकत अली है वो हो जाएगा। और हमारा आसफ अली जो है वो फर्स्ट हमारा रेल मंत्री हो गया। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू आप लोग को पता है प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और अबुल कलाम आज़ाद आप लोग को पता है पहला शिक्षा मंत्री बने थे, अबुल कलाम आज़ाद जी। तो इस पर आप लोग याद रख सकते हैं। और फर्स्ट स्वतंत्र जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री पूछा जाएगा, फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री, तो वो याद रखिएगा गजानतर अली थे। कौन थे, गजानतर अली हमारा फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री बने थे। तो यहाँ तक हम 76 में प्रश्न तक हम लोग कर लिए थे। अगला प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। 76 के बाद हमारा 77 नंबर प्रश्न आ जाता है। तो 77 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है। याद रखिए कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर जो होता है वो होता है हमारा बजट घाटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजट घाटा। याद रखिएगा जो हमारा बजट घाटा है वो हमारा क्या है, तो याद रखिए बजट घाटा हमारा जो वो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न का 78 है कि डैश वायु का प्रसार होता है। तो अगर हम लोग वायु को गर्म करें तो उसका क्या हो जाएगा, प्रसार होने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्म करने पर जो हमारा वायु उसका प्रसार होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न के 79 हमारा है कि दूरी समय आलेख जो ढाल है वो प्रदर्शित करता है। तो दूरी समय आलेख ढाल जो है वो चाल को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाल। और यहाँ पर हमारा 80 नंबर प्रश्न एक सवाल है, इसको सवाल को सोल्व करना है। इसमें आप लोग को देखिए क्या क्या दिया है। ये साइंस का सवाल है, इसमें भी साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है। तो हमारा प्रतिरोधक जो है ज्ञात करना है, प्रतिरोधक ज्ञात करना है जिसकी लंबाई दिया गया है 8 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया 2 वर्ग सेमी, और जो यहाँ पर हमारा प्रतिरोधकता दिया गया वो दिया गया 120 ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का आप लोग संकेत याद रखिएगा वो रो होता है, रो पी की तरह लिखा जाता है रो। ये हमारा हो गया प्रतिरोधकता। और लंबाई हो गया हमारा एल 8 मीटर, वर्ग सेमी अर्थात हमारा क्षेत्रफल जो है ए बराबर होता है दिया गया है 2 वर्ग सेमी। इसको हम लोग सबसे पहले वर्ग मीटर में चेंज करते हैं 2 को। तो हमारा ए मतलब क्षेत्रफल बराबर दिया गया वो 2 CMT मीटर स्क्वायर दिया गया। अगर इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 2 में भाग देना पड़ेगा 10⁴ अर्थात हमारा जो हमारा 10,000 इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो 2/10⁴ हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोधक अर्थात आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिरोधकता अर्थात रो इंटू एल बाय ए होता है। ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोधक का। अब यहाँ पर हमको प्रतिरोधकता दिया गया है रो बराबर, देखिए यहाँ पर दिया गया 120 ओम मीटर दिया गया है। तो इसके जगह पर हम लोग 120 लिखते हैं। और लंबाई जो यहाँ पर दिया गया वो 8 मीटर दिया गया लंबाई, तो 8 हो गया। उसके बाद हम लोग अभी जस्ट क्षेत्रफल निकाले हैं, जो हमारा मीटर में चेंज करने के बाद क्षेत्रफल आ गया वो हो गया 2/10⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल की जगह पर लिखेंगे 2/10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2/10⁴ मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 120 गुना 8 बाय, अब 2 हमारा नीचे आ जाएगा लेकिन हमारा 10⁴ जो हमारा ये कहाँ हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा पोर्शन हो जाएगा सॉरी यहाँ पे इस पर नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा इस पे 8/9। और ये 10⁴ जो हमारा ये ऊपर चला जाएगा, 10⁴ हमारा ऊपर चला गया, बचा नीचे में 2 और 8। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो 2 से हम लोग काटा सकते हैं 120 को 60 बार में, और इसके बाद गुना करते तो हमारा आ जाता है 48 है ना, 48 इंटू 10⁵ जो हमारा आ जाता है वो ओम आ जाता है किसका, प्रतिरोधक बराबर। अब इसको हम लोग का चेंज करते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁶ ओम। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इस 10⁶ को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। तो इस पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.8 मेगा
ओम, 4.8 मेगा ओम। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए हमारा क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि प्रतिरोधक ज्ञात करना, लेकिन किस में, मेगा ओम में ज्ञात करना, इसलिए हम लोग यहाँ पर मेगा ओम में इसको चेंज किया और कितना आंसर आया, 4.8 आया। तो हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है ना 4.8, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4.8। तो यहाँ पर आप ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा प्रतिरोधक बराबर फार्मूला होता है, प्रतिरोधक बराबर वो होता है रो इंटू एल बाई, रो हमारा क्या है, प्रतिरोधकता है, एल हमारा प्रतिरोधक लंबाई, और ये हमारा क्षेत्रफल है। जो टोटल हमारा जो हमारा यहाँ पर टोटल जो दिया गया था, रो भी दिया गया है, एल और ए का वैल्यू दिया गया, तो हम लोग यहाँ से प्रतिरोधक फाइंड कर लिए और इसको मेगावाट, मेगा जो ओम है उसमें चेंज कर लिए, तो हमारा राइट आंसर आ गया कौन सा, 4.8। तो इस प्रकार आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं, इसको सिंपल क्वेश्चन था। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न 81 में प्रश्न, 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखिएगा 1969 ईस्वी में जो है टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 82 हमारा कि निम्नलिखित दर्रा में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन जो हमारा है, कौन सा दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये है जेलेपला दर्रा हो जाएगा। जेलेपला दर्रा जो हमारा कहाँ पर है, याद रखिएगा जेलेपला दर्रा जो हमारा वो सिक्किम में स्थित है। नथोला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। सिपकिला दर्रा की बात करें, सिपकिला दर्रा जो हमारा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन लिपुलेख दर्रा की बात करें तो ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 83 हमारा यहाँ पर है कि किस टीका कंपनी ने टाइप वार टाइफाइड संयुक्त टीका विकसित किया है, जिसने वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के से पूर्व अर्हता प्राप्त की है। तो ये हो जाएगा हमारा भारत बायोटेक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत बायोटेक ने ये हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 84 हमारा कि महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु आप लोग को पता है बिहार में स्थित है, पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हमारा 85 है कि मानवों में कार्यग्राही डैश का पता लगाते हैं। याद रखिए मानवों में जो कार्यग्राही पता लगाता है वो क्या पता लगाता है, तो वो स्पर्श पता लगाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 86 है कि मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। तो मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत जो है वो क्या है, तो भोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भोजन। और नेक्स्ट प्रश्न 87 में प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा है। तो हमारा ऑप्शन जो कथन एक है वो हमारा भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, और जो हमारा यहाँ पर तीसरा है भारतीय वन सेवा। तो ये सभी जो हमारा है वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 सभी हमारा जो हमारा क्या है, तो याद रखिए ये सभी हमारा अखिल भारतीय सेवा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर प्रश्न संख्या 88 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षण भी कहलाते हैं। तो याद रखिएगा जो सार्वजनिक पर्स के संरक्षण कहलाते हैं वो कहलाते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 89 हमारा कि बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। तो कौन कौन सा सही है। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना, ये हमारा सही है। भीम बांध जो है वो बिहार के मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, सही है। बिरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखें तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1 2 3 4 सभी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 90 है कि प्रश्न संख्या 90 में बिल्कुल पूछा जा रहा है कि बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पर स्थित है। याद रखिए बिहार में जो तुम्हारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है बिहार में सिंदूर उद्योग है, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय और पटना हमारा है। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में सिंदूर उद्योग जो स्थित है वो लखीसराय में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा लखीसराय। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 91 प्रश्न संख्या 91 आप लोग को पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं बांग्लादेश के ध्वज के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये, इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, ये तो सही बात है। इसमें हरा रंग की पृष्ठभूमि, तो ये भी सही है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4.3 होता है, तो ये गलत दिया गया। जो हमारे जो बांग्लादेश का जो ध्वज है उसमें जो आयताकार होता है उसका जो अनुपात होता है लंबाई चौड़ाई का वो होता है 10:6।
क्या होता है 10:6 होता है इसका रेशियो, ना कि 4:3 होता है। ये हमारा गलत दिया गया है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होता है, ये भी सही है। तो हमारा जो गलत दिया गया था ये ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 92 है। 92 हमारा है कि बिहार में किस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। या देखिए बिहार में जो खनिज संसाधन ये सीमित अवस्था में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खनिज। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 93 है कि आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 94 है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। याद रखें कथक नृत्य से संबंधित हमारा सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज में हमारा कथक नृत्य। कथक नृत्य किस राज्य का है। याद रखिए यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 95 है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ही जो हमारा है वो काला पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 96 हमारा यहाँ पर है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जिसको हम लोग जानते हैं गौर के नाम से। किस नाम से? गौर के नाम से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो हमारा लॉर्ड कर्जन है के समय काल में नहीं हुआ था। इसे पढ़िएगा, नहीं हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, ये तो सही है। हमारा बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। भारत लोक सेवा मंडल भी लॉर्ड कर्जन के समय, और अकाल आयोग का गठन भी कर्जन के समय। लेकिन बात करें हम लोग हंटर आयोग का गठन, तो याद रखिए हंटर आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। और इस टाइम जो हमारे जिसका कार्यकाल था वो था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन इस टाइम इसका कार्यकाल था, ना कि कर्जन का कार्यकाल था। इसलिए यहाँ पर ये गलत हो दिया गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंटर आयोग का गठन जो है वो 1882 में हुआ था। और उस टाइम जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा उस टाइम वायसराय हमारे थे कौन थे? तो याद रखिए उस टाइम थे हमारा, हाँ, जो हमारा लॉर्ड रिपन है वो थे, ठीक है। और रिपन का जो कार्यकाल है वो 80 से 84 ईस्वी तक, 1880 से 1884 ईस्वी था। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 98 है कि विजयनगर साम्राज्य के कौन सा शासक पुर्तगाल गवर्नर गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। तो हमारा याद रखिएगा जो हमारा ऐसे पुर्तगाल का जो पहला गवर्नर था वो अल्मीडा था, और दूसरा अल्बुकर्क आया था जो कि गवर्नर था पुर्तगाल का। और ये जो अल्बुकर्क था ये मित्र था किसका? कृष्ण देव राय का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जब हमारा विजयनगर साम्राज्य है इसका प्रसिद्ध या फिर सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कृष्ण देव राय ही था। और अगर बात करें हम लोग देवराय द्वितीय का, तो देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था विदेशी यात्री? देखिए अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक जो हमारा है वो देवराय द्वितीय के समय ही आया था, वो फारस का जो यात्री था। और कृष्ण देव राय के समय में 2 यात्री आया था पुर्तगाल का, वो कौन था? याद रखिएगा, एक तो हमारा हो गया डोमिगस पायस और एक था बारबोरा जी। तो बारबोरा और डोमिगस पायस दोनों कृष्ण देव राय के समय आया हुआ था, और ये दोनों पुर्तगाली यात्री था। और याद रखिए कृष्ण देव राय का 2 रचना है, एक तो हमारा हो गया अमुक्त माल्यद जो तेलुगु भाषा में, और एक हमारा जामवती कल्याणम। जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा की यह रचना है किसका? कृष्ण देव राय की। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99 है कि गैर कर जो हमारा राजस्व को डैश के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिएगा गैर कर जो है वो राजस्व को डैश के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना में जो हमारा कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। और यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, 100 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा मुक्त व्यापार उसे बोलते हैं जिसमें कि निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 75 जीके जीएस का क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आशा करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छी लगा होगा, अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो इस टाइप का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी के पर्पज से यहाँ पर आप लोग को रिवीजन कराता जा रहा हूँ। और एक नए टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा प्रत्येक सेट में। तो टोटल हम लोग का 60 वीडियो हो गया, ये हमारा 60वां वीडियो था। तो टोटल 60 वीडियो जो किया है सभी आप लोग को प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं, इससे देख लेंगे 60 वीडियो, तो सब में आप लोग लगभग 75 जीके जैसे मिल जाएगा। तो बहुत सारा जीके जैसे आप लोग को कवर हो जाएगा, खास करके बिहार एसएससी एग्जाम के पर्पज से।
तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग मैथ रीजनिंग का भी लगातार सेट लगाते रहिए। अगर मैथ रीजनिंग का सेट नहीं लगा रहे हैं तो उसको आप लोग लगातार लगाते रहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो है इस एग्जाम में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप लोग को पता है 75 मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, 75 में लगभग सब कोई 60-65 नंबर ला लेते हैं। तो अगर आप लोग भी उतना नंबर नहीं ला रहे हैं तो कट ऑफ को आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस में आप लोग 75 में तो कितना ला सकते हैं, 50 लाइएगा, 55 लाइएगा। लेकिन अगर आप लोग उधर मैथ रीजनिंग में 60-65 नहीं लाइएगा तो कट ऑफ नहीं बनेगा। तो इसलिए 75 मैथ रीजनिंग में आप लोग को 60-65 मैथ रीजनिंग जो है वो सही होना जरूरी है। तो इस प्रकार आप लोग मैथ रीजनिंग का लगातार सेट लगाते रहिए, लगातार क्वेश्चन करते रहिए। और इस सेट में जो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन था वो भी आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।